हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की वीडियो में। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण PYQ सीरीज का ये 27वां वीडियो, जिसमें हम करेंगे आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्रों की जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे यदि हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जरूर ही इससे पूछे जाते हैं, हमारा आयोग बार बार रिपीट करता है क्वेश्चंस को, इसलिए आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंत तक वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूनिट प्लान शुड, एक इकाई योजना जो है, एक कहलाता है हमारा लेसन प्लान और एक कहलाता है यूनिट प्लान, है ना। तो पूरी एक यूनिट को जब प्लान करते हैं तो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए और फेमिलियर टॉपिक से मिलकर के बननी चाहिए। तो ये हमारे सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। अधिकतर इस तरह के प्रश्नों के जो है हर कोई उत्तर जो है ठीक लगा लेता है। बस एक कॉमन सेंस इसमें देखना होता है कि जो है ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव इसके सही उत्तर होते हैं। आगे देखते हैं। द वर्ड इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम जो वर्ड है 1935 में दिया गया है और ये किसके द्वारा दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है एजी टेंसली के द्वारा दिया गया है। ये आपको अलग से फैक्ट नोट कर लेना है कॉपी में कि इकोसिस्टम जो वर्ड है एजी टेंशली के द्वारा 1935 के बीच में दिया गया है। और जीव और पर्यावरण इसके बीच में जो है संबंध बताने के लिए, इनके महत्व बताने के लिए इन्होंने ये वर्ड दिया है। और आपको पता है इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होते हैं, सभी जो है जी जैविक और अजैविक घटक, सभी जैविक और अजैविक घटक जब एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इन सबको मिलाकर के क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। और जैविक और अजैविक घटक में आपको पता है, जैविक में सभी जीवित इकाइयां, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, पशु हो गए, इंसान, सारा आता है। और अजैविक घटक में क्या आता है, निर्जीव चीजें, जितनी भी निर्जीव हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं कि जैसे तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीजें हो गई। और आपकी जैसे चट्टानें हो गई, ये सारी चीजें जो है पहाड़, ये किस में आएगा, अबायोटिक घटक या निर्जीव घटक में। तो कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा थे। आगे बढ़ते हैं। चूना, पत्थर या संगमरमर के ऐतिहासिक इमारतों पर जो है, स्मारकों पर प्रभाव पड़ता है। रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, इन संरचनाओं का संक्षारक प्रभाव पड़ता है और सामग्री को भंग कर देती है, जिससे स्थायी क्षति होती है। तो आपको पता है इसका जो है हर बार जो है ये प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जाता है। सही उत्तर है एसिड रेन। अम्ल वर्षा की वजह से हमें पता है कि हमारा जो ताजमहल है उसका जो है धीरे धीरे जो है क्षरण हो रहा है और उसका जो कलर है वो डाउन होता जा रहा है। उसका कारण क्या है, अम्ल वर्षा है। आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन साबुन से स्नान करे तो निम्न में से कौन सी बीमारी, जिससे अंधापन या अन्य दृष्टि की समस्या हो सकती है, फैलने से रोका जा सकता है। तो यदि साबुन से स्नान करता है व्यक्ति, तो एक ऐसा अंधेपन की समस्या है उससे हम रोक सकते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेकोमा। और ट्रेकोमा जो किससे रिलेटेड है, आई इन्फेक्शन। जब आई इन्फेक्शन होता है तो ये नॉर्मल हो जाता है लोगों को, लेकिन लगातार कई समय तक रहने पर जो है आई इन्फेक्शन, और ये दूसरे प्रकार का आई इन्फेक्शन होता है। और इसमें क्या रहता है, ट्रेकोमा रोग जो है किस कारण होता है, क्लेरेमाइडिया, क्लेरेमार्डिया और ट्रेकोमिस। ट्रेकोमस तो आपको याद रख लेना है, ट्रेकोमिस। इस जीवाणु, इस बैक्टीरिया के कारण जो है ये रोग होता है। आंखों से संबंधित यह रोग है। आप इसमें पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि आई में जो है एक सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके द्वारा एक परमानेंट जो है ब्लाइंडनेस आ जाती है। ब्लाइंडनेस का मतलब ये जो है आसानी से रिकवरी नहीं होती है इस अंधेपन की। इससे जो कहा जाता है क्या, ट्रेकोमा कहलाता है ये। तो ये हुआ हमारा ट्रेकोमा के बारे में। इसके साथ साथ और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा लिखा है, इसको हिंदी में तपेदिक भी कहा जाता है। और यह जो रोग है, तो टीबी जो हमारा जो है ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है वो हम देख लेते हैं। इसके बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया का नाम भी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। और ये जीवाणु के द्वारा होता है। आपको याद रख लेना है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। और इसमें होता क्या है, खांसी जो है बहुत जोर की आती है और बुखार हो जाता है, इससे टीबी के द्वारा। अब काला जार
या इसको जो है काला बुखार भी कहते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। प्रोटोजुआ के कारण यह होता है। और सैंड फ्लाई मक्खी के जो है काटने से होता है। एक मक्खी है, उसका प्रकार है सैंड फ्लाई, उसके कारण जो है काला ज्वर या ब्लैक फीवर या काला अजर होता है। अब डेंगू का आपको पता होगा, डेंगू रोग जो है एक एडीज मच्छर है, उसके द्वारा काटने से होता है। और मच्छर तो सिर्फ एक वाहक है। किसका वहन करता है ये? एक वायरस होता है। तो वायरस के द्वारा जो है होने वाला एक रोग है। तो ये जो है याद रख लेना है। इसका ट्रॉपिकल, यदि हम आपसे पूछा जाए कि कौन से वायरस के द्वारा, तो ट्रॉपिकल फ्लू जो है इसके द्वारा जो है होता है हमारा डेंगू। आई होप जो है इतना जो है आपके लिए सफिशिएंट होगा। आगे देखते हैं, सिनकोना के पेड़ वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, जहां जो है एक सामान्य वर्षा होती है जो कि 100 सेंटीमीटर वर्षा कहलाती है। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन उगते हैं? आपको पता होगा जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक क्या है? बर्फ पाई जाती है, ठंडी जगह है। बर्फ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं हमेशा शंकुधारी वन, क्योंकि बरसात तो होती नहीं है, बर्फबारी होती है, उसके लिए नुकीली पत्तियों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट या शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। आगे हम देखते हैं, शरीर के विकास में कौन मदद करता है? प्रोटीन, पानी, वसा, विटामिन। तो सही उत्तर है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन से ही हमारी क्या होती है? मसल बिल्ट होती है। मसल रिपेयर भी किसके द्वारा होती है? प्रोटीन के द्वारा। इसलिए अत्यधिक विकास में जो है ये हेल्प करता है प्रोटीन। आगे देखते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी का कारण जो है वैलिड रीजन क्या नहीं है, यानी गलत वो कथन पूछा है। तो ज्यादा जनसंख्या तो एक रात हमारा है, जमाखोरी, काला बाजारी, खाद्यान्न भंडारों का अति प्रवाह, ये कोई नहीं। ओवरफ्लो ऑफ फूड स्टोर्स, ये नहीं है हमारा। फूड स्टोर्स हमारे यहाँ ओवरफ्लो नहीं है। तो ये जो है इसका वैध कारण नहीं है खाद्य सुरक्षा का। ओवरफ्लो है इसलिए खाद्य सुरक्षा आनी चाहिए, ये नहीं है। ज्यादा जनसंख्या, जमाखोरी, कालाबाजारी है, इसके कारण जो है खाद्य सुरक्षा है, वैध कारण नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आयोग ने भी इसी प्रश्न उत्तर को सही माना है। आगे देखते हैं, पीला कार्ड किसे दिया जाता है? तो ये आपको पता होगा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे या राशन कार्ड जो है जिन्होंने देखे होंगे। पीला कार्ड जो होता है बीपीएल धारक कार्ड माना जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो है बीपीएल कार्ड धारी होते हैं। और एक और पिंक कलर का भी एक कार्ड आता है, हमारे मध्य प्रदेश में चलता है। ये मिलता है हमारे यहाँ अंत्योदय को। अंत्योदय मतलब जो बीपीएल से भी नीचे आते हैं, अंतिम कैटेगरी में हैं, इनका पिंक कलर का कार्ड रहता है। कलर से मतलब है एक आइडेंटिटी हो गई। दूसरा, उन्हें छूट ज्यादा प्रदान की जाती है, यानी गेहूं चावल जो राशन मिलता है पिंक वालों को ज्यादा मिलेगा और कम कीमत पर मिलेगा और ज्यादा। तो ये अंतर है इनमें। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी का तो कौन सा उपग्रह है? पृथ्वी का आपको पता है हमारा है चंद्रमा, एक उपग्रह है। कितने हैं? एक है। वहीं मंगल के जो हैं दो उपग्रह है, ये आपको याद रख लेना है। यदि नाम पूछ रहे हैं तो इसके दो नाम जो हैं, एक है फोबोस और एक है डेमोस, ये आपको याद रख लेना है बहुत अच्छे से। यदि पूछा जाता है कि हमारे जो है सोलर सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह, तो यह उपग्रह है किसका? गैनीमेड का। ये आपको याद रख लेना है। और दूसरे नंबर में जो उपग्रह है उसे टाइटन कहा जाता है। सबसे बड़ा गैनीमेड, दूसरे नंबर का टाइटन। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। वहीं टाइटन किसका उपग्रह है? शनि ग्रह का उपग्रह है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक, सर्वाधिक जो है उपग्रह किस ग्रह के होते हैं? तो शनि ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह हैं। वहीं दूसरे नंबर में क्या है? बृहस्पति है, सर्वाधिक उपग्रह के मामले में। वहीं सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ये बृहस्पति का है। तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ये हर बार एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के किस ध्रुव की खोज की है? और आपको आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है हमारा मिशन, ये जो है फेल हो गया था। और चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, इधर हमेशा अंधेरा रहता है, प्रकाश नहीं रहता है। तो यही हमने लैंडिंग करने की जो है
लैंडिंग करने की कोशिश की थी, तो हमने जो है दक्षिणी ध्रुव जो है चंद्रमा 2 के द्वारा इसकी खोज की जानी थी। अब इस यही हम बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 2 जो है 2019 में जो है ये लॉन्च किया गया था, और हमेशा ये पूछा जाता है कि इसकी प्रमोचन यान का नाम क्या था। तो ये हमने अब जो है पीएसएलवी की जगह जीएसएलवी सीरीज जो है शुरू की थी। जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ जो है हम चंद्रयान 3 भी याद कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 जो है 2023 में जो है छोड़ा गया था, 23 अगस्त को पहुंचा था, जिस पर अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। और इसके उपग्रह का नाम था, इसी का जो है दूसरा रूप था एलवीएम 3 और मार्क 4। ये इसके द्वारा जो है छोड़ा गया था। अभी इसके साथ चंद्रयान 1 भी हम पता कर लेते हैं। तो चंद्रयान 1 जो है ये सन 2008 में छोड़ा गया था, और इसमें जो है पुरानी सीरीज हमारी जो है पीएसएलवी के बाद आया है जीएसएलवी, फिर एलवीएम जो आया है। तो PSLV-C11 के द्वारा छोड़ा गया था। अब एक ही बचा है, तो वो भी देख लेते हैं कि मंगलयान जो है 2013 में छोड़ा गया था, और ये भी PSLV-C25 के द्वारा जो है ये छोड़ा गया था। तो ये हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। सबके लॉन्चिंग जो है, ये जो लॉन्चिंग है यान, आपका लॉन्चिंग व्हीकल है वो याद होना चाहिए। हर एक की डेट याद होनी चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना में पहला SSBN किस वर्ष कमीशन किया गया यानी लाया गया। और SSBN ये होता है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं, इनको लाया गया था हमारे भारत में नौसेना में। और ये कब लाया गया था, इसकी जो डेट है वो है 2016 में जो है ये लाया गया था। अब इसके तहत जो है INS अरिहंत को लाया गया। ये हमारा ये हमारी परमाणु पनडुब्बी है। ये हमारे हथियारों से लैस रह सकती है, और मिसाइलों को ये ले जाती है। मिसाइलों को, रॉकेट को ये ले जाती है। और ये 50 दिन तक जो है पानी के अंदर रह सकती है बिना सतह पर आए हुए। तो ये जो है आपको याद रख लेना है। और ये मिसाइल मतलब बैलिस्टिक रहती है मिसाइल, और बैलिस्टिक का मतलब जो सीधे जाकर निशाने में लगती हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। आई होप जो है इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो INS अरिहंत जो है लाया गया था 2016 में ही। पहला किसके तहत, SSBN कमीशन के तहत ये हमारा लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। यूरिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यूरिया जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे उनको पता होगा कि यूरिया जो है इसका उपयोग खेतों में किया जाता है। जब फसल थोड़ा बड़ी हो जाती है, उसमें यूरिया का छिड़काव किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये खाद है, पोषण देती है, और इसमें रहता क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रहता है, लगभग 50%, ताकि पौधों में नाइट्रोजन की कमी जो है पूरी हो सके। इसको एक सरल उर्वरक बोलते हैं। बहुत जो है मतलब सस्ता भी आता है, और यूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं। कौन सा भारत का जो है तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। ये आपका पहले नंबर क्या हो गया। उसके बाद पद्म पुरस्कार हमारे शुरू होते हैं, और पद्म पुरस्कार में सबसे जो ऊपर आता है, पहला नंबर आता है पद्म पद्म विभूषण। तो ये कितने नंबर का कहलाया, दूसरे नंबर का कहलाया, मतलब रैंकिंग के हिसाब से तीसरे नंबर में कहलाया। और पद्म भूषण में दूसरा आता है पद्म भूषण। और तीसरा जो आपका चौथा नंबर हो गया रैंक के हिसाब से और पद्म के हिसाब से तीसरा, इसको बोला जाता है पद्म श्री पुरस्कार। तो ये जो है आपको याद होनी चाहिए इसकी हिरारकी। पद्म रत्न जो भारत रत्न हो गया हमारा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये जो है इसका एक हिरारकी है। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सन 2024 में जो है कुछ हस्तियों को भारत रत्न मिला हुआ है, इनमें से कौन है। तो 2024 में जो है एक कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न मिला हुआ है, और ये जो है मरणोपरांत मिला है, यानी स्वर्गीय है। और ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। तो इनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए। अब बात करते हैं MS स्वामीनाथन। इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, भारत में हरी क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। इनको भी भारत रत्न
2024 मिला हुआ है। इसके बाद जो बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब नरसिम्हा राव मॉडल आया था राव सरकार में, उस समय प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह यादव भी रहा करते थे। ये 90 या 92 की जो है समय की बात है। इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद जो है लाल कृष्ण आडवाणी, आपने बहुत इनका नाम सुना होगा। लाल कृष्ण आडवाणी, ये शुरुआती जो है बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में फिर जाने जाते हैं। शुरुआत में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। तो ये हमारे इनको जो है भारत रत्न मिला है। अभी हो गए 1 2 3 4। और एक और है हमारे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, तो ये हमारे जो है फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यानी किसान नेता, किसान के रूप में जो है ये प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। तो ये आपको जो है याद कर लेना है। तो इतने लोगों को जो है हमारे यहाँ भारत रत्न मिल चुका है, 1 2 3 4 5 लोगों को 2024 में। और ये सारे जो भारत रत्न हैं, पद्म विभूषण है, इनकी घोषणा 26 जनवरी को कर दी जाती है और बाद में एक साथ मिला करके राष्ट्रपति भवन में इनको भारत रत्न प्रोवाइड कराया जाता है। आगे देखते हैं, बैडमिंटन के खेल में शटल कॉक को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग भी नॉर्मल में क्या बोल देते हैं? चिड़िया बल्ला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और शटल को क्या बोल देते हैं? चिड़िया। तो इसी तरह बैडमिंटन में शटल कॉक को बर्डी भी बोला जाता है। ये बर्डी वर्ड आपको याद रख लेना है, या आपका लॉजिक भी लग जाएगा। कौन सा भारत में दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है? अब हम बात करते हैं खेल सम्मान की, वो तो थे नागरिक सम्मान। तो खेल में सबसे बड़ा जो है सम्मान मेजर ध्यानचंद्र जो है खेल रत्न पुरस्कार, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और दूसरे नंबर पर अर्जुन पुरस्कार जो है ये माना जाता है। अभी आपने देखा होगा कितने ओलंपिक प्राप्त करता है, बहुत सारे लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है। तो सबसे बड़ा जो है दूसरा खेल सम्मान कौन सा है इसमें? अर्जुन पुरस्कार, ये हमारा सही उत्तर है। वहीं बात करें कि जो प्रशिक्षक रहते हैं, प्रशिक्षक, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो माना जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और मध्य प्रदेश के लेवल में माने तो मध्य प्रदेश में दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। ये किनको मिलता है? जो खेलों के प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर्स हैं, तो ये मिलता है खिलाड़ियों को। पिछले 4 साल में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तो उन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिलता है। आगे देखते हैं, किस विधि में कक्षा को समूहों में विभाजित किया जाता है और दूसरों की नकल करने के लिए बोला जाता है? तो समूहों में मतलब ग्रुप में हमने बांट दिया बच्चों को, और नकल करना मतलब रोल प्ले हो गया, किसी की एक्टिंग करना, इसे रोल प्ले भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, ईवीएस टीचिंग लर्निंग इज अबाउट, तो जो ईवीएस शिक्षण है किसके बारे में है? विश्लेषणात्मक सोच, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब भी इस तरह के प्रश्न के उत्तर आएंगे आप समझ गए होंगे, ऑल ऑफ द अबव यानी 1 और 2 दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। आगे देखते हैं, एक सह पाठचर्या, को करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर का मतलब क्या होता है? पढ़ाई के साथ साथ में गेम्स, म्यूजिक, आर्ट, ड्राइंग, इस गतिविधि के रूप में विज्ञान मेले में शामिल है। को करिकुलर में विज्ञान मेले में क्या शामिल है? व्याख्यान प्रदर्शन, नए विचारों, तकनीकों को, खोजों को, या प्रोजेक्ट की प्रस्तुति। तो ये दोनों ही इसमें क्या है? शामिल है। आप इस तरह के उत्तर आप अच्छे से दे लेते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। पोस्ट एक्टिविटी स्टेज, यानी एक्टिविटी के बाद जो है क्या शामिल है? तथ्यों को एकत्रित करना, उनका एनालिसिस करना, उनको समझना और खोज किए गए तथ्यों को बांटना। तो ये जो है सारी चीजें जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन आपको पता है, परिणाम स्वरूप किस तत्व का मिट्टी से अधिक अवशोषण होता है? मिट्टी से कौन से तत्व को अधिक खींच लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वह है एल्यूमिनियम। तो क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी क्या है? अर्थ है। एसिड रेन जब बरसती है, नीचे बारिश होती है, एसिड की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या करती है? एल्यूमिनियम के यौगिकों को अपने आप में घोल लेती है। तो जो पूरी मिट्टी से बहते हुए जो है ये आसपास के जो है जल स्रोतों में जाके मिल जाते हैं या पौधों की जड़ों में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। और इस ये जो है कैसा बन जाता है? जहरीला रहता है।
एल्यूमिनियम यदि मिल जाए आपका पानी में प्लस एसिड भी मिल जाए तो वो जहरीला पदार्थ बन जाता है। इससे नुकसान होता है पेड़ पौधों को और जलीय जीवन को। इसका सही उत्तर क्या था हमारा? एल्यूमिनियम से जो है अवशोषण करते हैं। अब एसिडिन क्या करती है? एल्यूमिनियम को खुद में घोल लेती है। एक प्रकार से क्या कहलाया ये? अवशोषण। खींच लिया उसने एल्यूमिनियम के तत्वों को मिट्टी से। आगे देखते हैं, किस व्यक्ति ने रिएक्टर स्केल विकसित किया है? रिएक्टर स्केल आपने खूब नाम सुना होगा। भूकंप की तीव्रता जो है किस स्केल में मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। ये आपने तो बहुत अच्छे से सुन रखा है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चार्ल्स रिएक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। और भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है, लेकिन यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र जो है नापा जाता है। और ये जो तीव्रता रहती है 1 से लेके 10 अंक तक रहती है। यानी कहीं भी भूकंप आएगा उसकी तीव्रता को हम 1 और 10 के बीच में बताएंगे। तो इसी के साथ ये देख लेते हैं कि दुनिया का अब तक दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप, सबसे तीव्रता वाला भूकंप, खतरनाक भूकंप कहाँ आया था? तो वह आया था, एक देश है चिली, और जहां पर 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे बड़ा भूकंप आज तक कहीं नहीं आया है। और बात करें भारत की, तो इम्पोर्टेंट हमें क्या है? भारत है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है आयोग द्वारा कि भुज गुजरात में, गुजरात का एक जो स्थान है भुज, यहाँ पर सन 2001 में 26 जनवरी का समय था, 8 जो है पॉइंट जो है रिएक्टर का जो है भूकंप आया था। वहाँ 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं बिल्कुल मिट्टी में मिल गई थी। तो ये आपको जो है याद रख लेना है कि भारत में अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप 2001 में भुज में आया था और इसकी तीव्रता 8.0 थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती सघन और आकार में बड़ी रहती है? तो बस्ती यहाँ यानी जहाँ लोग रहते हैं। तो ग्रामीण बस्तियां तो ये तो सघन नहीं रहती हैं, उपनगरीय हल्का सघन हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अर्बन सेटलमेंट्स, यहाँ सबसे ज्यादा डेंसिटी रहती है। यहाँ का जो जनघनत्व जो है सबसे ज्यादा रहता है। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे, विद्युत स्विच बनाने के लिए स्विच जो बनाए जाते हैं किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो वो बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। और बेकेलाइट जो है एक कुचालक होता है। और स्विच इसलिए बनाए जाते हैं ताकि करंट को फ्लो ना हो सके। जैसे आपने कुकर में भी देखा होगा, तो कुकर का जो हैंडल होता है, आपने कुकर देखा होगा इस तरह का रहता है। ये जो हैंडल है ये भी किसका बना होता है? ये बेकेलाइट का बना होता है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया। इसी तरह जो है इसी तरह के प्लास्टिक का उपयोग स्विच बनाने में किया जाता है। ये जो स्विच रहते हैं, बोर्ड रहते हैं, उसमें क्या है, इसी प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, एक बच्चा है ए नाम का, इंटरनेट पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीख लेता है इंटरनेट के थ्रू कहीं से। अपने कंप्यूटर पर एमएस वर्ड पर नोट्स बनाता है और आईसीटी उपकरण के निम्नलिखित किस पहलू सक्रिय है? आईसीटी का वो कौन सा पहलू का उपयोग करता है? सूचनात्मक, तो हाँ वो सूचना ले रहा है, बिल्कुल सही है। रचनात्मक है क्योंकि वो एमएस वर्ड पर नोट बना लेता है ना, सीख लिया है उसने। लेकिन ये संचार उपकरण नहीं कहलाएगा। संचार का मतलब होता है जब वन टू वन क्या हो, इंटरेक्शन हो। उसने कोई चीज जो पढ़ ली है तो वो उधर एक संचार नहीं हुआ है, तो इसलिए 1 और 2 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर यही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पठन बोध या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कार्य नीतियां हैं? इनमें से कौन सी कौन है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बोला जाता है समझ आधारित पठन या समझ आधारित पढ़ना। इसमें क्या होता है? मेकिंग कनेक्शंस, प्रेडिक्टिंग, मॉनिटरिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं तीनों इसके अंतर्गत जो है आती हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एडुसेट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो यह एक प्रकार का कृत्रिम सैटेलाइट है। और एडु से आप समझ गए होंगे एजुकेशन से संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा व्यवस्था को जोड़ने के लिए जो है यह जो है शुरू किया गया था, ताकि हमारे गांव के स्कूल कॉलेजों को भी ये जोड़ा जा सके। और ये कौन से ईयर में भेजा गया था? तो सन 2004 में जो है यह एडुसेट जो है लॉन्च किया गया था। और किस कक्षा में किया गया था? तो ये एक प्रकार का क्या है, भू
तुल्यकाली उपग्रह। और भूतुल्यकाली का मतलब होता है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी तो एक प्रकार की पृथ्वी की कक्षा होती है, हमने स्पेस वाली क्लास में समझा है, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, एंगल 0 डिग्री रहता है। इसका मतलब है जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी गति से ये उपग्रह भी यहाँ घूमता है, लेकिन इसीलिए हमें जो है पृथ्वी से देखने में ये स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि इसका भी परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर रहता है। तो ये आपको याद रख लेना है, 2004 में जो है प्रक्षेपित किया गया था। कौन सा एक सतत आकलन है, असेसमेंट है, जो दिन प्रतिदिन के आधार पर छात्रों की निगरानी रखने, सफल होने के लिए आवश्यक आधार पर शिक्षण संशोधित करने की अनुमति देता है। आकलन किस प्रकार का है? दिन प्रतिदिन के आधार पर, तो इसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, कि निगरानी रखता है छात्रों पर। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही तो पता करते हैं हम कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना सीखा है उन्होंने। आगे हम देखते हैं, कौन सा जो है आमतौर पर छात्रों द्वारा स्वयं के स्तर पर और सीखने में परेशानियों को मापने के लिए एक स्व आकलन है, छात्रों को जीवन भर सीखने वाले बनाने के लिए मदद करने में इम्पोर्टेंट है। यानी उन्हें हम क्या बना रहे हैं? लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। और सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। तो सेल्फ असेसमेंट जो है, एक स्वयं का असेसमेंट जब बच्चा करता है, और एक प्रकार का यह क्या है? एक प्रकार का यह एक फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन है। और रचनात्मक मूल्यांकन है, इसका मतलब हम स्वयं का जब असेसमेंट करते हैं तो किस लिए करते हैं? सीखने के लिए, ताकि हमें अपनी कमी पता चल जाए और उससे हम सीखें। तो ये क्या है? इसका सही उत्तर है रचनात्मक मूल्यांकन। ये व्यक्ति इंडिविजुअलिस्टिक असेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें टीचर जो है व्यक्तिगत रूप से लोगों का जो है मूल्यांकन करते हैं, और यहाँ पर बच्चा खुद का एक मूल्यांकन कर रहा है, और यहाँ पर योगात्मक तो है ही नहीं है। आगे देखते हैं, किस क्रिकेटर को अक्सर दीवार कहा जाता है? तो द वॉल के नाम से जो जाने जाते हैं, राहुल द्रविड़ जाने जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, और दीवार का वही मतलब है कि डिफेंड करने में बहुत अच्छे थे ये। यानी बॉलरों को परेशान कर देते थे फेंकते फेंकते, लेकिन जो है ये कई कई 10-10 ओवर खेल जाते थे और बिना रन बनाए। तो टेस्ट क्रिकेट में यही रहता है, पेशेंस का खेल रहता है। तो द बॉल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। वहीं मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर ये हमारे सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है। ये आपको याद रख लेना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, आकलन को उनके उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो जो आकलन होता है वो उसको जो है, अब मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का जो है उत्तर मैं दे सकता हूं, लेकिन जो है आई होप जो है, मैं ये चाहता हूं कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमें जो है, यदि आपने बताया मान लो कि 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, उनके प्रकार के नाम भी आप लिखेंगे इस कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो जरूर हमारी जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको इसकी अपडेट मिल सके। और हमारी ईवीएस सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है। मॉर्निंग के 7 बजे जब भी आप उठते होंगे, आपको ये वीडियो जो है, एक नई वीडियो आपको मिलती होगी। और दिन की शुरुआत आप 30 प्रश्नों से करते हैं, तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि आपने ईवीएस के 30 प्रश्न नहीं सीखे हैं, 30 प्रश्न के साथ आपने टॉपिक सीख लिए हैं। और 30 प्रश्नों के साथ साथ मैं जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 30 प्रश्नों के साथ आप 100 प्रश्नों की आपकी तैयारी जो है हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।